कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी सीटेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को डेली सॉल्व कर रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने या तो खुद से अपना एनालिसिस करिए। आप देखिए कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कि आप 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही करते हो। और जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए या मेरे क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं, तो अभी से ही उसको देखिए, पढ़िए और सुधारिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आप डेली बेसिस पर जब इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की। आप हमेशा याद रखो कि बच्चे के विकास में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार में, क्योंकि परिवार के बाद ही बच्चा विद्यालय, समाज और शिक्षक से मिलता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार में, और परिवार को ही एक छोटा सा समाज भी कहते हैं। समाज का एक छोटा सा रूप परिवार को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है। आप मुझे बताओ कि पियाजे महोदय के अनुसार किस अवस्था में होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप इस सीरीज को डेली देख रहे हैं, इस क्लासेस को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी मतलब जो पिछली क्लासेस है उसमें भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नहीं, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड, आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। विकास असतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, असतत नहीं होगा, आकस्मिक भी नहीं होगा, अनिश्चित भी नहीं होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है और लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि क्रमबद्ध विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। यानी सतत का मतलब है कि ये लगातार होते रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। कब्र से कहते हैं ना कि गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। क्लियर है। वही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीखना किसका परिणाम है। सीखना किसका परिणाम हो सकता है, आप मुझे बताओ। अभ्यास का, अनुभव का या प्रेरणा का। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर, सभी सही है। यानी कि इसमें अभ्यास, अनुभव और प्रेरणा तीनों शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है। शिक्षा केंद्रित नहीं, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। और ये चीज मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जब भी आंसर करिए आप बच्चे को सेंटर में रख के करिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। और आप सिर्फ पढ़ने के थ्रू ही नहीं, जब आप टीचर बनो तो भी आपका कुछ भी डिसीजन हो, आपके पढ़ाने का तरीका हो, आपका एक्सप्लेनिंग हो, आप कोई भी चीज करो तो उसमें बच्चे को सेंटर में रख के सोचो कि बच्चे का कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि एज अ टीचर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप समझो तो। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। आप मुझे बताओ कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित होगा और कोहल वर्ग को हमने कितने बार सॉल्व किया, कितने बार। तो कोहल वर्ग हमारे नैतिक विकास से संबंधित है। यहाँ पे बौद्धिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, भाषाइक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है। आप मुझे बताओ कि सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होगी। तो बाल्यावस्था जो है ना वो सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। आप देखोगे कि बच्चा जब बाल्यावस्था में रहता है तो वो चीजों को बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से सीख लेता है। आप देखते हो कि जो बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं तो वो किसी न किसी की मतलब एक्टिंग करने लगते हैं। जैसे आप देखोगे कि वो कभी खेल खेल में दूल्हा दुल्हन बन जाते हैं, या डॉक्टर खेलने लगते हैं, या फिर और भी इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, घर घर खेलते हैं। तो ये चीजें क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। वो जैसे देख रहा है उस तरह से चीजें करने की कोशिश करने लगता है। या फिर अगर आप उन्हें उस समय कुछ चीजें सिखाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सीखते हैं और बहुत देर तक कैप्चर भी करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि क्या है, स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया है।
आप बताओ कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया है? तो ये वाइगोस्की है जिन्होंने दिया है। पियाजे महोदय नहीं है, ब्रूनर नहीं है, स्किनर भी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? तो डर नहीं, डर सीखने में सबसे बड़ी बाधा नहीं है। अभ्यास की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर प्रेरणा की कमी। आप इस ऑप्शन में इसके साथ जाइए। अभ्यास भी नहीं, अभ्यास तो कहीं ना कहीं आपको रोट लर्निंग की तरफ ले जाएगा, रटने की तरफ ले जाएगा। बट प्रेरणा की कमी, जब आप किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा ही नहीं हो, आप सीखना ही नहीं चाहते हो। अगर कोई भी कुछ भी हो, मैं आपको कुछ भी सिखाना चाहूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट की क्लासेस अच्छे से करिए, सीडीपी की क्लासेस अच्छे से करिए, इस टाइम को वेस्ट मत करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। बट आपके अंदर प्रेरणा ही नहीं है, आपको करने का मोटिवेशन ही नहीं है, आपको एग्जाम पास करना ही नहीं है, तो फिर सामने वाला कर क्या सकता है? कुछ नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेडीनेस का संबंध किससे है? रेडीनेस का संबंध किससे होगा, आप मुझे बताओ। तो रेडीनेस का संबंध क्या बुद्धि से होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, रेडीनेस का संबंध परिपक्वता से हो सकता है, सामाजिक से नहीं होगा और भाषा से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहिर्मुखी बच्चा किसे कहते हैं? आप मतलब मुझे बताओ कि बहिर्मुखी बच्चा किसे कहेंगे? अकेले रहना पसंद करने वाले बच्चे को बहिर्मुखी नहीं कहते हैं, मिलनसार बच्चे को कह सकते हैं। बहिर्मुखी का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि बच्चा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो किसी के सामने बोलने से पहले सोचते हैं, उन्हें थोड़ा हेजिटेशन होता है। बट ये जो बहिर्मुखी वाले बच्चे होते हैं, मिलनसार बच्चे होते हैं, ये सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, मतलब ये किसी के साथ भी कभी भी यूज टू हो लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहिर्मुखी का मतलब हो जाएगा मिलनसार बच्चे, अगर हम इन्हें लोकल लैंग्वेज में समझे तो। और क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? आप बताइए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हॉवर्ड गार्डनर का है, थॉर्नडाइक का नहीं है, स्किनर महोदय भी नहीं देते हैं और वाटसन महोदय भी नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉवर्ड गार्डनर का है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको मैंने बताया है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत पॉलो महोदय नहीं देते हैं, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। स्किनर भी नहीं होंगे और कोहल वर्ग भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सीखना कब प्रभावशाली होता है? आप मुझे बताओ कि सीखना, जो आप सिखा रहे हो, प्रभावशाली कब होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब बच्चा, देखिए जब शिक्षक बोले, तो जब शिक्षक बोलेगा तो ये सीखना प्रभावशाली कैसे होगा? जब छात्र सक्रिय हो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जब कक्षा शांत हो, ये भी नहीं होगा कक्षा शांत हो जब परीक्षा हो, नहीं। देखिए, अब कक्षा शांत होगी और बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चा सक्रिय ही नहीं है, तो फिर सिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा कि जब बच्चा सक्रिय हो। कभी भी आप जब लर्निंग करा रहे हो ना, तो आप देखो कि बच्चा इसमें सक्रिय है कि नहीं है, बच्चा भागीदार है कि नहीं है। पता चला कि आपने पूरी क्लास के चैप्टर्स को खत्म कर दिए और किसी भी बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, उसमें बच्चे सक्रिय ही नहीं है, बच्चे भागीदार ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पियाजे के अनुसार परिपक्वता, अनुभव और सामाजिक संपर्क, इन तीनों पर बच्चे का विकास निर्भर करता है। और पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे का अगर विकास करना है तो ये तीनों कारक बहुत जरूरी हैं, यानी कि परिपक्वता, मैच्योरिटी, अनुभव, एक्सपीरियंस और सामाजिक संपर्क, क्योंकि सामाजिक संपर्क से ही बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। और हम कहते हैं कि परिवार जो है वो समाज का एक छोटा लघु रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि भाषा विकास किससे अधिक प्रभावित होता है? तो जो भाषा का विकास है ना, वो शिक्षक से, अनुवांशिकता से, पर्यावरण से या आयु से। तो पर्यावरण, भाषा का जो विकास है ना वो पर्यावरण से प्रभावित होगा। भाषा विकास में अनुवांशिकता का क्या रोल है, आप बताओ। अनुवांशिकता से क्या है? पर्यावरण, मतलब बच्चे को आप जैसा एनवायरमेंट दोगे, बच्चा उस तरह की भाषा को बोलना सीखेगा। आप देखना, आपके घर में जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे हिंदी में बात करते हो
तो वो बच्चा आपसे हिंदी में बात करेगा। अगर आप उन बच्चों से इंग्लिश में बात करते हो तो वो बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। आप उन्हें और किसी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो तो बच्चा उस तरह से बात करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। अगर हम उन्हें भाषा के बारे में कुछ सिखाते हैं, तो भाषा सिखाते हैं तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। आप मुझे बताओ कि कक्षा में अगर आप टीचर हो और अगर आप अपने क्लास को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा इन द सेंस की एक इंटरेक्टिव क्लास बनाना चाहते हो, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? क्या आप डांटोगे? जी नहीं। क्या आप मारोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप रोचक पढ़ा करके अपने क्लास में अनुशासन बना सकते हैं, कड़ी सजा देकर भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि एक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक कभी भी अपने क्लास में बच्चों को डांटना, मारना और कड़ी सजा नहीं देता है, बल्कि वो अपने टीचिंग मेथड को इतना एनहेंस करता है ना कि जब वो क्लास में पढ़ाता है तो बच्चे बहुत रोचकता के साथ उसकी बातों को सुनते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की पहली पाठशाला क्या है। आप इसका आंसर कॉमन सेंस से भी दे सकते हो। पहली पाठशाला का क्या होगी? बच्चा सब मतलब बच्चे का जन्म हुआ और आप उसे विद्यालय पहुंचा देते हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या बच्चा जन्म लेते ही समाज में चला जाता है? नहीं। तो बच्चा जन्म लेते ही क्या अपने फ्रेंड सर्कल में चला जाता है? नहीं। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, और इसीलिए कहते हैं कि समाज का लघु रूप एक परिवार भी होता है, और बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार है, और सबसे पहला शिक्षक बच्चे की माँ होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी बच्चे का व्यवहार निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है बच्चे का व्यवहार? व्यक्तित्व पर और वातावरण पर। ये दोनों चीजें हैं बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करती है कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, और उसके बाद बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है। इन दोनों के बाद ही डिसाइड होगा कि बच्चे का व्यवहार कैसा हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों इसका आंसर है, दोनों सही है। किसी भी बच्चे का व्यवहार निर्भर करता है उसके व्यक्तित्व और उसके वातावरण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों को समझने की क्षमता, स्वयं को समझना, तार्किक सोच या भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जिस बच्चे को पढ़ाई में रुचि ना हो उसे क्या करवाना चाहिए? तो बच्चे को जो पढ़ाई में मन ना लगे, उससे रुचि ना आ रही हो, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस टॉपिक में, तो क्या हम उसे डांटेंगे? नहीं, हम उसे डांट नहीं सकते। क्या हम उसे कठोर सजा दे देंगे? जी नहीं। हम रुचिकर गतिविधियां करेंगे। अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर उसे समझ नहीं आ रहा है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम कहेंगे अरे छोड़ो कोई बात नहीं। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उसे और कौन से तरीके से हम समझा सकते हैं, क्योंकि आप एक टीचर होने के नाते कभी भी बच्चे को कठोर दंड देना, डांटना, अनदेखा करना नहीं कर सकते हो। आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जो रुचि नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उन बच्चों के लिए अलग से कोई गतिविधियां करेंगे, ताकि उसके बाद उनको समझ आए, उन्हें रुचिकर गतिविधियां करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे, और ये देखेंगे कि उन्हें आखिर समस्या कहाँ आ रही है। यानी कि उनके हिसाब से स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो जा रहा है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, उनको किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक शिक्षक क्या करता है कि रुचिकर गतिविधियों को करता है, ताकि उस बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट आए पढ़ने में, और जिससे कि सभी बच्चों के साथ बैठकर अपनी टीचिंग की क्रियाओं को कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का मूल तत्व क्या होता है? तो अधिगम का मूल तत्व है परिवर्तन। अनुशासन नहीं, दंड भी नहीं, और कठोरता भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अधिगम का मूल तत्व, लर्निंग का मूल तत्व होता है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ADHD से पीड़ित बच्चा कैसा होता है? तो ये जो बच्चे होते हैं ना, वो ध्यान की कमी और अधिक सक्रिय होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं इनमें ध्यान की कमी होती है, और ये बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर बच्चों को अलग करना नहीं, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी का मतलब ही होता है कि समानवेशी, मतलब सबको उसमें लाना और सबको एक मूल धारा में शामिल करना, केवल मेधावी बच्चों को नहीं।
केवल शब्द तो बिल्कुल होता ही नहीं है। प्रतियोगिता बढ़ाना बिल्कुल नहीं, कमजोर बच्चों को अलग करना, ये सब सारी के सारे वर्ड्स नेगेटिव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना और सभी बच्चों के साथ समान ट्रीट करना। अगला क्वेश्चन है हम कि प्रेरणा का मुख्य प्रकार कौन सा है। तो प्रेरणा का मुख्य प्रकार क्या हो सकता है, आंतरिक और बाहरी, ये दोनों हो सकते हैं। प्रेरणा का मुख्य प्रकार दोनों हो सकता है। आप आंतरिक तरीके से भी मोटिवेशन ले सकते हो, या फिर आप किसी को देख के बाह्य तरीके से भी मोटिवेट हो सकते हो। तो ये दोनों तरीका है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का उपयोग किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो पूर्व ज्ञान का जो संबंध है, जस्ट अ मिनट, पूर्व ज्ञान का जो संबंध है वो रचनावाद से जुड़ा है, व्यवहारवाद से नहीं, शास्त्रीय अनुबंधन से नहीं, प्रबंधन से भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का सोचने का प्रकार किस आयु से तार्किक होता है। तो किस आयु से बच्चा तार्किक सोचना शुरू करता है, वो है 7 ईयर, जिसे हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 2 से 7 वर्ष तक लगभग। सीखने की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है, सुधारने के लिए, डांटने के लिए, सजा देने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। आप फीडबैक का उपयोग हमेशा सुधारने के लिए करते हो, डांटने के लिए नहीं, सजा देने के लिए भी नहीं, और परीक्षा लेने के लिए भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फीडबैक हम क्यों लेते हैं, क्लास में जब आप पढ़ा लेते हो तो आप बच्चों से फीडबैक लेते हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि आज मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो भी अगर मैंने इस चैप्टर को आज खत्म किया है, उसे समझाया है, तो फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको कितना समझ आया, वो बच्चों को समझ भी आया कि नहीं आया। इसके बाद हम, हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, तो हम अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, हम अपने तरीकों को चेंज करेंगे, हम किसी अलग वे से आपको समझाएंगे। तो इसलिए फीडबैक लिया जाता है। और फीडबैक जो है वो आप मतलब डेली पर्पस से भी बच्चों से कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो। और फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी चीजें हैं। मतलब क्लास में अगर आप बच्चे से फीडबैक लेते हैं, उनके पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं, तो जब बच्चा किसी एक क्लास से अलग दूसरे क्लास में भी जाता है, जैसे सपोज करो बच्चा 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में उसका फीडबैक क्या रहा है वो जान के हम 10th क्लास में उसकी जो वीक पॉइंट्स है ना, उस पर काम कर सकते हैं और बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे कि क्या हो कि उसको जो समस्याएं 9th क्लास में देखने को मिली है वो समस्याएं 10th क्लास में ना मिले। तो एक टीचर इसलिए फीडबैक, आप देखते हो कि पोर्टफोलियो बनाते हैं बच्चे का, कि इस ईयर में बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, बच्चे का ये एक्टिविटी रहा, जिससे क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि बच्चा आखिर पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, टीचिंग में अच्छा है, लर्निंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा है, या फिर हमें और उसके कौन कौन से वीक पॉइंट्स को सुधारना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधार के लिए फीडबैक जरूरी है। क्लियर है। सीखने की प्रतिक्रिया, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, कोई नहीं, सुधारने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्लास में 28 क्वेश्चन ही थे। तो आप मुझे बताइए कि आपके आउट ऑफ कितने बनते हैं, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए इस चैनल से तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।